मेरा नाम मोहम्मद मोइजुद्दीन राफ़ी है और मैं जो हूँ इस वक्त से सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हूँ। न्यूजीलैंड में एक कंपनी है आईटी फोर्ट्रेस वहाँ पर, और जहाँ पर मैं अपनी साइबर सिक्योरिटी की जो सर्विसेज हैं वो डिलीवर कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा जो है वो 8 ईयर का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी की डोमेन्स के अंदर। मैं दो तरह की डोमेन्स को लेकर चल रहा हूँ। एक तो मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, और दूसरा जो है वो मैं अपनी इंस्ट्रक्टर की डोमेन्स को भी लेकर चल रहा हूँ। तो दोनों में मेरे जो है वो 8 ईयर्स जो है वो हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मेरी सर्टिफिकेशन हैं, मैंने जो है वो सीसी सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड हूँ, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, और जो है वो सर्टिफाइड और साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक और गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड हूँ। इसके अलावा जो है वो जो मेरी स्किल्स हैं उसके अंदर जो है वो एथिकल हैकिंग है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, सीम सॉल्यूशंस आ जाते हैं, मेलवेयर एनालिसिस है, ठीक है, और वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरी प्रोफाइल में है और मेरी स्किल्स के अंदर है, ठीक है। तो जो रोल्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है वो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर और एथिकल हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। इन रोल्स के ऊपर जो है वो मैंने काम किया हुआ है और मेरी एक्सपर्टीज है। मेरी जो एजुकेशन है वो बीएस कंप्यूटर साइंस है फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो है वो जो मैंने सर्टिफिकेशन की है मैंने आप लोगों को अभी बताया था। सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी है, गूगल सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, सर्टिफाइड इन डिजिटल फोरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी, HCIA सिक्योरिटी विच इज़ द नेटवर्क सिक्योरिटी, और फिर भी जो है मेरे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्टिफिकेशन है जो कि हवावे की है। जो स्किल और स्पेशलिटीज़ हैं और उसके अंदर जो है मेरे पास नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है जिसके अंदर वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है, थ्रेड हंटिंग है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, वजह सीम की एक्सपर्टीज़ है मेरे पास। उसके अलावा जो है वो सोशल इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ हैं, एथिकल हैकिंग की, मेलवेयर एनालिसिस की, रिपोर्ट राइटिंग की, आईटी एंड साइबर कंटेंट क्रिएटर की, ओसेंट प्रोफेशनल, ओसेंट जो है वो हमारे पास ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होती है, और थ्रेड एंड वर्नियरेबिलिटी मैनेजमेंट की मेरे पास एक्सपर्टीज है। तो हम अपने जो है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स से, जो कि हमारे पास जो है वो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वर्जन 13 का जो कोर्स है। सबसे पहले जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कोर्स का, कि कोर्स के अंदर हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हैं और हम क्या क्या चीज़ों को जो है वो कवर अप करेंगे। तो ये मेरे पास जो है वो ब्रोशर है एथिकल हैकिंग का, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, जो कि पावर्ड है एआई से, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ये लेटेस्ट वर्जन है CEH का, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का, और इसको जो है वो उसके अंदर जो है हमारे पास एआई के टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम इन्होंने चेंज करके पावर्ड बाय एआई कर दिया। अच्छा, इसके ना टोटल हमारे पास जो है ना वो 20 मॉड्यूल्स कह लें आप, या 20 डोमेन्स होती हैं जिनके ऊपर हमने जो है वो काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो मॉड्यूल 1 है इस कोर्स का, ठीक है। उसका जो मॉड्यूल 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हम जो है वो एथिकल हैकिंग के फंडामेंटल्स देखते हैं, बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग है इसको देखते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंट्रोल्स हैं, ठीक है, रेलिवेंट लॉज हैं, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स है, एथिकल हैकिंग की स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, एथिकल हैकिंग एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे। ये आज हमारा पहला मॉड्यूल होगा जिसको हम जो है वो कवर अप करेंगे। सेकंड हमारे पास जो है वो मॉड्यूल 2 आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनासेंस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एथिकल हैकिंग के अंदर हम लोग अपना हमारे पास जो टारगेट होता है उसको हम इंगेज करने की कोशिश करते हैं, और इंगेज करने से पहले हम उसकी जो है वो रिकॉनासेंस करते हैं। मतलब आप उसको कह लें फुट प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। मतलब उसके बारे में, अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन को हम जितनी हो सकती है उतना हम उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉड्यूल 3 आ जाता है। मॉड्यूल 3 के अंदर हम जो है वो नेटवर्क को स्कैन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक गिवन नेटवर्क होता है जिसके अंदर से हम जो है वो उस नेटवर्क के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, कौन कौन सी उन आईपी एड्रेसेस पे पोर्ट्स ओपन हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं इस मॉड्यूल के अंदर। फिर इसके अंदर हमारे पास जो है वो डार्क वेब का चैप्टर भी आ जाता है जिसके अंदर हम tor ब्राउज़र को यूज़ करते हुए डार्क वेब, डीप वेब को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। कुछ फायरवॉल बाईपास की टेक्निक्स आ जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमारे पास स्कैनिंग नेटवर्क के अंदर आ जाती हैं। फिर हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4 आता है जिसके नाम इनोमरेशन करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मॉड्यूल नंबर 3 मतलब नेटवर्क स्कैनिंग के थ्रू मिलती है, उसी को हम यूज़ करते हुए आगे फर्दर जो प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्किंग के, उनके ज़रिए हम जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है FTP का या SSH का प्रोटोकॉल है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें ये पता लग जाता है कि एक IP एड्रेस के ऊपर ये तमाम पोर्ट्स ओपन है, ये प्रोटोकॉल जो है वो रन हो रहे हैं, तो हम इनुमरेशन करके जो है उसकी और मजीद इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि अगर हमने जो है वो फर्दर हैकिंग के अंदर जो अटैक्स करने हैं, उसके अंदर हमें ये जो इंफॉर्मेशन है ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिफरेंट नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास मॉड्यूल 5 आ जाता है। मॉड्यूल 5 का जो नेम है हमारे पास वर्नियरेबिलिटी एनालिसिस है। तो इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके ये देखते हैं कि हमारे पास जो एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं, या हमारे पास सर्वर हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, या हमारे पास जो है वो विंडोज़ हैं, उनके अंदर हम जो है वो वर्नियरेबिलिटीज वीकनेसेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम वर्नियरेबिलिटी की असेसमेंट कर सकते हैं, कैसे हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जो वर्नियरेबिलिटी है वो ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास जो है वो रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है, जिसके अंदर जो है वो हम जो भी हमने असेसमेंट की होती है उसकी हम जो है वो एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। फिर हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 6 आ जाता है। मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर हम जो है वो सिस्टम हैकिंग को पढ़ते हैं। सिस्टम हैकिंग का मतलब ये है कि हमने एक सिस्टम को जो है वो, या कंप्यूटर सिस्टम है उसको हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, या हमने उसको हैक कर लिया है। अब उस हैकिंग के अंदर काफ़ी सारी मेथोडोलॉजीज होती हैं जिसको हम लोग जो है वो चेक करते हैं, और जो वर्नियरेबिलिटीज हमें नेटवर्क स्कैनिंग के या वर्नियरेबिलिटी स्कैनिंग के दौरान मिलती हैं, उनको फिर हम जो है वो सिस्टम हैकिंग के अंदर जाके जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं और सिस्टम का एक्सेस गेन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो है वो डेटा हाइडिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसको हम स्टेगनोग्राफी कहते हैं, स्टेगनालिसिस कहते हैं। हम अपने जो है वो ट्रैक्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, जो हमने हैकिंग परफॉर्म की है, हैकिंग परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास जो लॉग्स बने हैं उनको कैसे हम जो है वो कवर अप कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास मॉड्यूल नंबर 7 आ जाता है जिसको हम कहते हैं मेलवेयर थ्रेड्स। मेलवेयर थ्रेड्स का क्या मतलब है कि हम लोग इसके अंदर जो है वो दो चीज़ें करते हैं। एक तो हम मेलवेयर खुद से क्रिएट करते हैं और उससे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, और सिस्टम को हैक भी करते हैं और उसका रिमोट एक्सेस भी लेते हैं। दूसरी डोमेन इसके अंदर आ जाती है हमारे पास, हम मेलवेयर को एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एक डायनामिक एनालिसिस आ जाता है, एक हमारे पास आ जाता है स्टैटिक एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेलवेयर को एनालिसिस करते हैं कि मेलवेयर कैसे हमारे सिस्टम के अंदर आया है, मेलवेयर जो है वो हमारे सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, और उस मेलवेयर की एक्सेस कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक सिस्टम को हैक करना चाहते हैं, और उस सिस्टम को हैक करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी वर्नियरेबिलिटी नहीं है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकें। तो अब फिर हम क्या करते हैं, हम मेलवेयर के जरिए एक बैकडोर बना के उस सिस्टम में डालते हैं, और फिर उस सिस्टम का जो है वो हम एक्सेस दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल नंबर 8 जिसका नाम है स्निफिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेटवर्क स्निफिंग की जो है वो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और जो नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक होती है आपकी, आप उसको एनालाइज करते हैं। इसके अंदर आप नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी अटैक करते हैं, जैसे कि आपका DHCP प्रोटोकॉल हो गया, ARP का प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, आपने किसी का सेशन हाईजैक करना हो तो आप वो इसके अंदर कर सकते हैं। आप जो है वो जो वीक प्रोटोकॉल्स हैं उनके पासवर्ड्स निकाल सकते हैं, बैक स्पूफिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। ये जो मॉड्यूल है स्निफिंग का, ये टोटली डिपेंड होता है नेटवर्किंग के ऊपर। तो नेटवर्किंग की जो वर्नियरेबिलिटीज होती हैं वो हम इसके अंदर जो है वो डिस्कवर अप करते हैं। फिर हमारे पास जो है वो मॉड्यूल 9 आ जाता है। मॉड्यूल 9 का नाम है सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग जो है ना वो एथिकल हैकिंग की बेस है। ठीक है, अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग नहीं आती और आपको बाकी सारी एथिकल हैकिंग आती है, तो आपको मैं ये कहूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो एक एथिकल हैकर होता है उसको ये पता होना लाजमी है कि आप जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के अटैक कैसे कर सकते हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, सोशल इंजीनियरिंग एक तरह की आर्ट होती है जिसके अंदर आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दें। मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे अटैक सीखते हैं जिसके अंदर आप लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। आपके पास जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनको कैसे हैक करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर इसके अंदर मोबाइल डिवाइसेस को कैसे हैक किया जाता है, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो बहुत सारे इसके अंदर जो है वो हमें कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है,
और मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, ये सब चीज़ों को हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एथिकल हैकिंग के अंदर कि आपको एक अटैक जनरेट करना आना चाहिए, और दूसरा ये है कि आपको लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकें। फिर हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 10 आ जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस का। डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर हम क्या करते हैं, एक अटैक होता है डॉज अटैक। किसी को पता है इसके बारे में, ये क्या होता है डॉज अटैक? डीडोस अटैक बेसिकली वेबसाइट के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसमें उसे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसके सर्वर को क्रैश करने के लिए। सही है। अच्छा, आपने जो है ना वो उसको एक स्पेसिफाइड कर दिया, लेकिन जो डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक है ना, वो खाली वेबसाइट के ऊपर नहीं, वो आपकी नेटवर्क को भी अटैक करता है। ठीक है, जो जहाँ पे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन ना भी चल रही हो, उनके ऊपर भी हम अटैक करते हैं। ठीक है, ताकि हम नेटवर्क की जो सर्विसेज है उनको हम अनअवेलेबल कर सकें। ठीक है, तो डॉज अटैक डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब है कि कोई सर्विस अगर आपके पास चल रही है तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपनी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है, मैं उस नेटवर्क के ऊपर बहुत सारी फाइल शेयरिंग की सर्विस चल रही हैं। ठीक है, या वो अपनी कोई भी सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो डीडॉस अटैक करके या डॉस अटैक करके मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उनकी सर्विस को जो है वो डिसेबल कर सकता हूँ, या उनकी सर्विस को अनअवेलेबल कर सकता हूँ उनके यूजर्स के लिए। ठीक है, तो इसको हम वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, और वेबसाइट पे हम जब इस पे अटैक करते हैं तो वो वेबसाइट जो है वो हमारे पास डाउन हो जाती हैं, जिसके अंदर हम कुछ क्राफ्टेड पैकेट होते हैं HTTP के, रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं कि हमारे पास जो HTTP का जो डॉज अटैक है वो हम किस तरह से भेज रहे हैं। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस का जो मॉड्यूल है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम एक जो अवेलेबल सर्विस होती है उसको हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं, या हम उसको अनअवेलेबल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल नंबर 11, जिसके अंदर हम जो है वो सेशन हाईजैकिंग करते हैं, जो कि हमारे पास एप्लीकेशन लेवल पे भी होती है और हमारे पास नेटवर्क लेवल पे भी होती है। सेशन हाईजैकिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है वो अकाउंट ओपन किया हुआ है, या मैंने कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, या मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, उसको आपने हैक करना है। लेकिन जब आपने उसको किस तरह से हैक करना है, आपने उसको सेशन को हाईजैक कर लेना है। जब आप सेशन हाईजैक कर लेते हैं, सेशन हाईजैकिंग करने के बाद आप उस सोशल मीडिया अकाउंट को विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं आपको जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करवा दूंगा कि कैसे आप इसको जो है वो चीज़ों को करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वैलिड सेशन को हैक करते हैं, और उसको हैक करने के बाद जो है वो हम उसको अपने सिस्टम पे ओपन करके विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 12 आ जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम अवेट करते हैं IDS को, फायरवॉल्स को और हनी पॉट्स को। IDS हमारे पास जो है वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होते हैं। कोई भी हमारे पास जो है वो इंट्रूजन होती है, कोई भी अटैक हमारे पास आता है, तो ये जो सिस्टम होते हैं ये उसको डिटेक्ट करके और हमें बताते हैं कि आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है वो IDS के बारे में पढ़ेंगे। फायरवॉल्स होती हैं हमारे पास, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स हैं, और भी बहुत सारी है टाइप फायरवॉल्स की, जिनको हम जो है वो इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, IP टेबल हो गए इसके अंदर, उबंटू की UFW हो गई, विंडोज की फायरवॉल्स हो गई, ठीक है, pfSense फायरवॉल्स हो गई, इनको हम जो है वो इसके अंदर देखेंगे। फिर हमारे पास हनी पॉट्स होते हैं। हनी पॉट्स जो है वो एक तरह के ट्रैप्स होते हैं, जो कि हम हैकर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे, जहाँ पे नेटवर्क की सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो रही होती है, तो वहाँ पे जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हनी पॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हैकर को जो है वो मिस गाइड कर सकें, या वो हैकर को जो है वो बेवकूफ़ बना सकें कि ये सारा जो नेटवर्क है ये उनके लिए ओपन है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 13 आ जाता है। मॉड्यूल नंबर 13 के अंदर हम वेब सर्वर्स के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो हम ये देखते हैं कि हम वेब सर्वर्स को कैसे हैक कर सकते हैं, और वेब सर्वर को हैकिंग की कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज होती हैं, कैसे हम एक वेब सर्वर को वर्नेरेबिलिटी के लिए स्कैन करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी वर्नेरेबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम वेब सर्वर के अंदर देखते हैं। फिर हमारे पास वेब एप्लीकेशन हैकिंग आ जाती है। वेब एप्लीकेशन हैकिंग के अंदर हम स्पेसिफिकली एप्लीकेशन की वर्नेरेबिलिटीज को जो है वो टारगेट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास OWASP टॉप 10 की वर्नेरेबिलिटी आ जाती हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो SQL इंजेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, और SSRF है, CSRF है। ठीक है, और कमांड इंजेक्शन की वर्नेरेबिलिटीज आ जाती हैं, जिनको हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कोई वर्नेरेबल तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जो है वो इसके अंदर देखते हैं।
फिर हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाती है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरह की वर्निएबिलिटी होती है जो कि वेब एप्लीकेशन के अंदर होती है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्या करती है कि अगर वहाँ पर जो है वो इनपुट सैनिटाइजेशन सही से नहीं होती किसी वेबसाइट के अंदर, तो हम कोई भी मलिशियस क्वेरी जो है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के अंदर जहाँ पर जो है वो एसक्यूएल की डेटाबेस चल रही हो और वो एप्लीकेशन जो है वो वर्निएबल। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये भी एक वेब हैकिंग के अटैक के अंदर ही आता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, जो कि एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है पूरा अटैक के ऊपर। तो इसके अंदर भी हम डिफरेंट तरह के जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है, डबल ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है। तो ये सारी चीजें हम जो है वो इसके अंदर देखते हैं। फिर हमारे पास जो है वो हैकिंग वायरलेस नेटवर्क आ जाता है। तो इसके अंदर हम जो है वो वाईफाई नेटवर्क को जो है वो कंप्रोमाइज करते हैं, वाईफाई हैकिंग करके देखते हैं। ब्लूटूथ हैकिंग है वो हम करके देखते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो वाईफाई के पासवर्ड कैसे क्रैक हो सकते हैं, वाईफाई को हम जैम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 17 आ जाता है। मॉड्यूल नंबर 17 के अंदर हम जो है वो हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन की जो वर्निएबिलिटीज होती हैं, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं, और उन जो मोबाइल के ओवास टॉप 10 वर्निएबिलिटीज हैं उनको हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो वर्निएबल तो नहीं है। फिर इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं मोबाइल हैकिंग के, हम मोबाइल हैक करके देखते हैं। स्पेशली एंड्रॉयड में, आईओएस की बात नहीं कर रहा, हम एंड्रॉयड मोबाइल को हैक करते हैं, और एंड्रॉयड को हैक करने के बाद जो है वो हम पूरे मोबाइल की एक्सेस कैसे दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। फिर इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास मॉड्यूल नंबर 18 आता है, जिसके अंदर हमारे पास आईओटी और ओटी हैकिंग आ जाती है। तो आईओटी हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। तो जो भी चीज़ें हमारे पास इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, एक ही नेटवर्क के ऊपर, चाहे वो आपके एलईडी हों, आपके जो है वो सेंसर्स हों, आपके डोर ओपनिंग डिवाइसेस हों, आपके फ्रिज हों, आपके मोबाइल हों, आपके लैपटॉप हों, कोई भी चीज़ है जो भी आप इंटरनेट से या ऑनलाइन कंट्रोल कर रहे हैं, उन सब की हैकिंग हम इसके अंदर जो है देखते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज को कैसे जैम कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी आ जाती है, ओटी। ठीक है, ओटी के अंदर हमारे पास ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी आ जाती है। इसके अंदर हम जो है वो स्काडा को देखते हैं, आईसीएस को देखते हैं, कैसे हम उसको हैक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हम क्लाउड की हैकिंग करते हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे हम वर्क करते हैं। AWS है, एज्योर है, ठीक है, और जो दूसरे क्लाउड हैं, ठीक है, इसके अंदर हम डॉकर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और कंटेनर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी हैकिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं। सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होती है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। फिर हमारे पास जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल आ जाता है, क्रिप्टोग्राफी, जो कि लास्ट मॉड्यूल होता है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे काम करती है। हम अपने मैसेज को जो है वो हाइड करके या अपने मैसेज को इस ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिसको कोई और रीडेबल ना कर सकता हो। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर पब्लिक कीज कैसे काम करती हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर अटैक कौन कौन से होते हैं, हम अपनी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इनकोडिंग और डिकोडिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम अपनी क्रिप्टोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी, मुझे ये पूछना था कि जितने मॉड्यूल्स हैं ये तो सारे जी जी। मैक्सिमम मतलब थ्योरी बेस है या प्रैक्टिकल बेस है ज्यादातर? अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ है। ठीक है, मैं आपको अभी जो है ना वो एक चीज में लेके चलता हूँ। CEH के ना हमारे पास दो एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है CEH प्रैक्टिकल, और एक होता है CEH प्रैक्टिकल। तो हम इसके अंदर उन दोनों को ही चीजों को ही लेके चलेंगे। तो मैं इसके अंदर आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि हम 100% थ्योरी और 100% प्रैक्टिकल दोनों चीजें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे पास लैब्स होंगी वो भी मैं आपको भी लेटर इन दिस सेशन में आपको जो है वो गाइड करता हूँ कि आपकी लैब्स कैसे बनेंगी, और ये सारी चीजें आपके पास प्रैक्टिकल होंगी। क्योंकि आईटी की फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल वर्क अगर ना हो, स्पेशली एथिकल हैकिंग के अंदर, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एग्जाम पास करना है तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपने अगर जो है वो स्किल सीखनी है तो प्रैक्टिकल तो 100% आपको इसमें आना चाहिए। राइट। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताया था कि हमारे पास CEH के दो एग्जाम होते हैं। अगर हम CEH प्रैक्टिकल और CEH थ्योरेटिकल दोनों एग्जाम अगर हम पास कर लेते हैं तो हमारे पास जो सर्टिफिकेशन होती है वो होती है CEH मास्टर की। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको जो है वो एग्जाम की जो है वो डिटेल मिल जाती है कि आपका एग्जाम क्या होता है। जो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड एग्जाम होता है उसके अंदर 125 MCQs आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड होते हैं ये। और ये 4 घंटे का एग्जाम होता है और MCQs आते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसका एग्जाम का कोड है, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम का कोड है। और उसके बाद हमारे पास जो पासिंग स्कोर है वो 60 से लेकर 85% तक आता है, ठीक है, ये हमारे पास पासिंग स्कोर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरा एग्जाम आता है CH प्रैक्टिकल का। इसके अंदर हमारे पास 20 प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं जो कि आपको लाइव सॉल्व करने होते हैं। 6 आवर का ये एग्जाम होता है। आई लैब साइबर रेंज इसका जो है वो फॉर्मेट होता है। और ये आपकी जो टेस्ट अवेलेबिलिटी होती है ये आपको वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी 60 से जो है वो 85 तक का जो है वो पासिंग स्कोर होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्स के बारे में डिटेल है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर, एक CH प्रैक्टिकल होता है और एक CH प्रैक्टिकल होता है जो कि नॉलेज बेस्ड होता है। तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि अगर आप दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं, CH प्रैक्टिकल को और थ्योरेटिकल को, तो आप CH मास्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास, हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ तक रखेंगे। और हम जो अपना आज का एजेंडा है, हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 है, हम उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने और कोई क्वेश्चन पूछना हो इसके अलावा आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं उसको कंटिन्यू करता मुझे एक छोटी सी चीज ये पूछनी है कि इसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग हूँ। के जी जी। लिए, प्रोग्रामर्स के लिए ही है या नॉन प्रोग्रामर्स भी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं? अच्छा, ये आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। जब भी कोई ना इस कोर्स में एनरोल होता है ना, वो ये क्वेश्चन लाजमी पूछता है कि हमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग जो है वो लैंग्वेजेस आनी चाहिए इस कोर्स के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ, अगर हम आज से 5 साल पहले चले जाए ना पीछे, या आज हम आज से 3 साल पहले चले जाएं, तो मैं इसको कहूँगा कि यस, हमें ज़रूरत है प्रोग्रामिंग की, ठीक है। जब से ChatGPT या जब से AI आया है, हमें प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना कोई भी काम है जो भी जहाँ पे आपने प्रोग्राम करना है या आपने किसी कोड को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ChatGPT पे डालिए कोड, वो आपको डिटेल बता देगा, आपको बहुत उसका बेसिक्स टू एडवांस ओवरव्यू दे देगा कि ये कोड क्या काम कर रहा है। आपने कोई कोड लिखवाना हो या आपने कोई टूल बनाना हो, ठीक है, तो वो भी आप ChatGPT से बनवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपके पास नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। आपने, मैं ये नहीं कहता कि आपने CCNP किया हो, CCNA किया हो, या कोई और नेटवर्क की जो है वो सर्टिफिकेशन। बेसिक्स आपको, IP एड्रेस क्या होते हैं, पोर्ट्स क्या होती हैं, इनकी जो है वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर आपके पास हैं, पहले से मौजूद हैं, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आपके पास जो है वो AI आपकी इतनी हेल्प करता है, ChatGPT आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन तो है लेकिन आप उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, तो आप कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कोई प्रोग्राम अगर आपने क्रिएट करना हो तो वो आप प्रोग्राम क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और कोई मेरा क्वेश्चन हो क्वेश्चन है तो कि बताइएगा। अच्छा, CH का जी जी। एग्जाम देने से पहले साइबर सिक्योरिटी को कोई और एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि या हम डायरेक्टली एग्जाम कर सकते हैं पास? अच्छा अच्छा, आप ना डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, बिल्कुल आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपने कोई और पहले से कोर्स किया हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने एग्जाम देना है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है वो 6 to 7 मंथ आप इसके ऊपर लगाएं, ताकि आप इस टेक्नोलॉजी को, इस कोर्स को अच्छी तरह आप ग्रिप कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आप एग्जाम के लिए जाएं, ठीक है, जब आपको कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि मैं ये एग्जाम आप पास कर सकता हूँ, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली एग्जाम होता है, ठीक है। क्योंकि और आई थिंक जो मेरे पास इसकी नॉलेज है, $400 का इसको, इसका जो है वो एग्जाम वोचर होता है। और $400 बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी में। मतलब ये आपके बन जाते हैं 125 1,25,000 बन जाते हैं। तो इसके इर्द गिर्द वैसे इसके डिस्काउंट वोचर आपको मिल जाएंगे, आप उनसे ऐसा जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके लिए भी। तो मेरा 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 यही ओपिनियन है कि आप इसको जो है वो 6 to 7 मंथ लगा के इस डोमेन के ऊपर फिर आप इसका एग्जाम दीजिए। अच्छा जी, तो मॉड्यूल 1 है, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग पढ़ेंगे, और जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे इस मॉड्यूल को लेकर, उसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट्स को हम जो है वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है वो ये देखेंगे एथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, और एथिकल हैकर और हैकर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होती है,
एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, स्कोप्स क्या होते हैं, ये हम जो है वो हमारा थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। फिर हम लोग जो है वो हैकिंग की मेथडोलॉजीज को देखेंगे, कैसे हम हैकिंग परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से उसके मेथड होते हैं और कौन कौन से उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं। फिर हम जो है वो समराइज करेंगे टेक्निकल यूज इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम जो है वो साइबर लॉज जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हैं उनका एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे इस मॉड्यूल के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो है जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कितने एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो इंफॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी एक टॉप लेवल की डोमेन है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी आती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आप ये कह लें मास्टर डोमेन है, और हमारे पास जो साइबर सिक्योरिटी है वो उसकी सब डोमेन है। ठीक है, तो इसके नीचे बाकी सारी जो है वो डोमेन्स कवर अप होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास जो मेन एलिमेंट होते हैं ना, वो हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी आ जाता है, जो कि मिलके CIA ट्रेड बनता है। अगर हम लोग जो है वो गूगल के ऊपर जाएं, और यहाँ पर मैं आपको गूगल पे शो करवाता हूँ CIA ट्रेड। तो इसके अंदर हमारे पास ना ये एक त्रिकोण बनी हुई आती है, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये 3 मेन एलिमेंट है CIA ट्राइएड के। इमेजेस में जाते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है वो इसका इमेज ओपन कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये 3 एलिमेंट हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इसके अंदर से अगर एक भी कंप्रोमाइज हो जाए या एक भी हैक हो जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो है वो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारी कंप्लीट है। ठीक है, इसमें से एक एलिमेंट भी या एक पिलर भी कंप्रोमाइज होता है तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो किसी काम की नहीं होती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये एलिमेंट्स इटसेल्फ क्या चीज़ है, क्यों हमारे पास जो है वो हम सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते कि इनमें से अगर एक एलिमेंट भी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को। हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, कि आपका जो डेटा है वो आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेरा लैपटॉप है, और मैं इसका ऑनर भी हूँ, और इसका अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप को एक्सेस करने के लिए मैं अथोराइज पर्सन हूँ, और जो इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो सारा मेरा डेटा है। मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मैं आप लोगों में से किसी के सिस्टम को हैक कर लूँ, ऐसे करूंगा तो नहीं, हैक कर लूँ, तो उसमें जो आपका डेटा है, क्या मैं उसके लिए अथोराइज हूँ कि मैं उसको व्यू कर सकता हूँ? मेरा सर लैपटॉप मेरे मोबाइल को तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं हो ना, जाहिर सी बात है। आपका जो मोबाइल है, आपका जो लैपटॉप है, आप उसके लिए अथोराइज हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका जो है वो प्राइवेट डेटा या आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। वो आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्रोमाइज होती है, तो क्या मेरा जो डेटा है वो सिक्योर होगा कि नहीं होगा? नहीं। जी, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर हमने अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है, हम अपने डेटा के लिए खुद अथोराइज हैं, तो हम सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकें, और कोई तीसरा बंदा या दूसरा बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होती है, आपके पास जो डेटा है ना उसके ऊपर आपकी ट्रस्टवर्दीनेस है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं कि जो मेरा डेटा है ना ये ओरिजिनल है, और इसमें किसी ने किसी किस्म की अनऑथोराइज चेंजेस नहीं की हुई, किसी ने इसके अंदर टेम्परिंग नहीं की हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिकल इंटेग्रिटी की, कि मेरे पास एक फाइल है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ, आपने इस प्रैक्टिकल को बहुत गौर से देखना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ना फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स बना रहा हूँ। फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको ls करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 3 फाइल्स बन चुकी हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर ना कुछ डेटा राइट कर देता हूँ। ठीक है,
तो मैं करता हूँ जी sudo nano file1.txt। मैं इसमें करता हूँ हाय माय नेम इज मोइजुद्दीन राफिक। ठीक है, ये मैंने इस फाइल के अंदर एक डेटा को सेव करवा दिया। अब मैं दूसरी फाइल को राइट करता हूँ। दूसरी फाइल मेरे पास फाइल नंबर 2 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर। ये मैंने एक सेव करवा दिया। और दूसरे में मैं करवा देता हूँ, कोई भी नंबर में करवा देता हूँ, हेलो दिस इज एथिकल हैकिंग क्लास। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, क्या इन तीनों फाइल के कुछ जो कंटेंट है वो सेम है कि नहीं है? नहीं। अच्छा, सेम नहीं है। अब इसको हम देख भी लेते हैं कैसे सेम नहीं है। फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल 1.txt पे जाता हूँ मैं, ये कंटेंट आ रहा है। फाइल 2.txt पे जाता हूँ तो ये कंटेंट आ रहा है। फाइल 3 पे जाता हूँ तो ये आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनकी इनके अंदर ना हमारे पास आपको अगर नॉलेज हो किसी को तो मुझे बताइएगा। हमारे पास हर फाइल की ना एक यूनिक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं वो इस फाइल की हैश है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास ये जितनी भी फाइल्स है ना, इनकी मैं एक हैश वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सूडो करता हूँ MD5 सम करता हूँ। MD5 सम क्या होती है, ये आपको बताती है कि आपकी फाइल की जो एक यूनिक हैश वैल्यू वो कौन कौन सी है। ठीक है, मैं स्टैटिक करता हूँ और मैं फाइल करके इसको एंटर कर देता हूँ। अगर फाइल नहीं होगा तो हम इसको TXT कर देंगे। अच्छा चलें, हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। MD5 फाइल 1.txt, ये मेरे पास एक हैश वैल्यू आ गई। फाइल 2 की आप देखेगा डिफरेंट है, फाइल 3 की हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो हैश वैल्यू आई है, इसके अंदर अगर ये मेरे पास ट्रस्टवर्दीनेस है मेरे डेटा की। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस होती है तो हमारे पास उसकी जो हैश वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो काली लिनक्स को हम यूज़ करते हैं। मैं काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास जो इंस्टॉलर इमेज है ना, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। और आपने एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर मैं इसके इंस्टॉलर इमेज को डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है सम। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। वो कहता है कि जब आप डाउनलोड कर लेना इस वाले टूल को या इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है कि एथिकल हैकिंग के लिए होता है, और इसकी वैल्यू सेम हो ये वाली, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइल डाउनलोड की है वो 100% एक्यूरेट है। अच्छा, तो जी सर। अब हम क्या अब हम क्या करते हैं, मैंने ये पहले से डाउनलोड की हुई है तो मैं इसकी ना SHA-256 सम निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखें मेरे पास काली लिनक्स मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये अब ओल्ड वर्जन है तो मैं इस चेक करता हूँ कि इसकी हैशेस और उसकी हैशेस सेम है कि नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि सेम नहीं होंगी, इसको हम फिर फर्दर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरे पास काली लिनक्स है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसकी सूडो MD इसको शा कर लेता हूँ, SHA-256 सम, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये टाइम लेगा लेकिन ये हैश वैल्यू जनरेट कर देगा। अच्छा, अगर हैश वैल्यू हमारे पास सेम आ जाती है, ठीक है, अभी तो इसकी हैश वैल्यू चेंज है क्योंकि ये जो है वो ओल्ड वर्जन है 2.4.4 है। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा से लेके चलूँ तो ये इसकी वैल्यू सेम नहीं है। अगर हम जो है वो ओल्ड वर्जन पे जाएं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसमें आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो ये वर्जन है ना, इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये वाली फाइल जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है। फिर हमें इसकी हैश वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अगर ये मुझे यहाँ बता दे इसकी हैश वैल्यू, अच्छा यहाँ पे देखें आप, ये SHA-256 से सम भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइल है वो है हमारे पास इंस्टॉलर इमेज है। मुझे फाइल का एक मिनट नाम दोबारा देखने दीजिएगा। काली लिनक्स है AMD64.ISO। अच्छा, यहाँ मुझे बताइएगा AMD64.ISO कहाँ पे मौजूद है।
अच्छा, ये वाली ARM है, ये वाली फाइल है मेरे पास, ठीक है। और इसकी जो है वो हमें सम भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सम हमारे पास क्या है, SHA-256 सम ये हमारे पास मौजूद है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी फाइल है, AMD 60, ये वाली फाइल है ना हमारे पास, ये मुझे बताइएगा, या कोई और है। अच्छा, लाइव है हमारे पास, ठीक है, ये लाइव वाला है AMD। तो लाइव वाला AMD हम देखते हैं, तो लाइव AMD ISO है, ठीक है, ये वाली फाइल है। आई होप तो यही वाली फाइल है। और यहाँ पर हम अपने हैश को देखते हैं कि हमारी हैश क्या है। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी हैश इसने दी हुई है, SHA-1 सम दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे SHA-1 सम भी निकाल लेते हैं। ये डिफरेंट हैश होती हैं, ठीक है, तो हम SHA-1 सम निकालते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि इसकी जो SHA-1 सम है, ये वाली जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाली सम, और जो मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल पे क्या वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। अब इसका मतलब है, अगर ये सम हमारे पास अगर सेम है ना, तो ये फाइल हमने रियल सोर्स से डाउनलोड की है, और जब ये डाउनलोड हो रही थी इसमें किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं हुई है, और ये ओरिजिनल फाइल हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हुई हुई है, राइट। यहाँ तक चीज आपको समझ आई? जी सर। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें, क्योंकि हम इसमें जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इंटेग्रिटी का आपको पता लग गया कि हम अपने डेटा के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई डेटा ऐसा हो जो कि मॉडिफाइड हो जाए, तो हमारे पास उस डेटा को हम ये नहीं कर सकते कि वो उसकी सिक्योरिटी 100% इंश्योर है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, अवेलेबिलिटी आ जाती है। मैं कहता हूँ कि आपका लैपटॉप है, आपका जो डेटा है, उसके लिए आप अथोराइज पर्सन है, अगर वो आपके लिए अवेलेबल ही ना हो तो फिर कैसा लगेगा आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत बुरा फेसबुक लगेगा। अकाउंट है, आपका या आपका कोई और अकाउंट है, वो आपका कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है, या आप उस तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके पास जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी की इंटेग्रिटी है उसका कोई मतलब नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अकाउंट सिक्योर है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर रखना ही हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी में से अगर एक भी चीज़ कंप्रोमाइज हो जाती है तो इसका मतलब है हमारे पास 100% सिक्योरिटी नहीं है, हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अवेलेबिलिटी पे कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, किसी को आइडिया है? डॉस अटैक आई थिंक सर अवेलेबिलिटी भी है। एग्जैक्टली, डॉस सर अटैक जो अवेलेबल होता है वो आपकी अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज करता है। मतलब जिस चीज को आप एक्सेस करने के लिए अथोराइज होते हैं उन तक भी आपको एक्सेस नहीं करना देता। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी के अंदर क्या होता है कि आपको अगर कहीं आप लॉग इन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वहां पे आपको अथेंटिकेट करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने एक अकाउंट में लॉग इन करना होता है तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? आप अपनी अथेंटिकेशन कैसे करवाते हैं? यूजर एंड पासवर्ड यूजुअली यूज करते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं। अच्छा, यूजर नेम और पासवर्ड और क्रेडेंशियल होते हैं, एग्जैक्टली। ये अथेंटिसिटी होती है आपके पास। डबल अथेंटिसिटी के अंदर आप क्या करते हैं, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन को वो करते हैं, अथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं OTP के जरिए कि हम अथेंटिक यूजर हैं, हमें ही ये OTP कोड आ रहा है, 1 टाइम पासवर्ड, और हम ही इसके लिए एक्सेस मतलब जो है वो हम ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन जो होती है ना आपके पास, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन हो गई, सिंगल साइन ऑन हो गया, या आपको किसी कहीं भी जो है वो एक्सेस करनी होती है, तो आपको एक कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आ जाता है, बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन आ जाती है, आप फिंगरप्रिंट देते हैं, जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल है, अब तो हर मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगा होता है, तो जब आपका फिंगरप्रिंट टच होता है मोबाइल के साथ तभी आपका मोबाइल अनलॉक होता है। ऐसे ही है ना? तो आप वहां पे क्या करते हैं, तो अथेंटिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है, कि आप अथेंटिक यूजर है उसके लिए।
नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन रिप्यूटेशन। नॉन रिप्यूटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर हमारे पास क्रिप्टोग्राफी वाली चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर मुझे एक मैसेज सेंड किया है अपनी जो है वो प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके, तो वो मैसेज जो है वो मैं अपनी पब्लिक की से जो है वो उसको कर सकता हूँ डिक्रिप्ट। या अगर आप कह लें कि आपने उसको साइन किया है अपनी पब्लिक की से, तो मैं उसको अपनी प्राइवेट की से जो है वो डिक्रिप्ट करके देख सकता हूँ। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि अगर मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया है तो मैं उसको बाद में डिनाई कर सकूँ, क्योंकि वो सिर्फ जो है वो मेरी प्रोवाइड करदा की से ही ओपन होगा। ये काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नॉन रेपुटेशन, इसको आगे चल के हम अपने कोर्स के अंदर जो है वो देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एलिमेंट्स के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है और हम इसको कैसे जो है वो एक कंप्रोमाइज होती है, और मैंने आपको जो है वो कुछ प्रैक्टिकल्स भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर अटैक्स कौन कौन से होते हैं। हैकर्स जब कोई चीज़ को कंप्रोमाइज करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम अपने रियल सिनेरियोस को देख लें तो उसके अंदर क्या था कि हमारे पास जब हमने इंडिया के स्काडा सिस्टम पे अटैक किया था, उनकी लाइट्स बंद कर दी, तो हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव था ना। तो मुझे कौन बताएगा क्या ऑब्जेक्टिव था वो? ब्लैकआउट करना सर। जी, अच्छा, ब्लैकआउट करना था। यहाँ पे भी आप देखें, अचीविंग अ स्टेट एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ये हमने अचीव किया था ना अभी, जो हमारे पास वॉर हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, नहीं, पैनिक क्रिएट करना वो एक अलग चीज है, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो होना था। हमने क्या किया था, अपने मिलिट्री स्टेट के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया था अभी रिसेंटली, जो अभी हमने स्टार्ट ये इंडिया को हैक किया। अच्छा, अब हम लोगों ने, हम जब कोई अटैक कर रहे हैं ना, अटैक की करने के पीछे हमारा कोई गोल होता है, कोई मोटिव होता है। उस मोटिव को अचीव करने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, और मेथड प्लस वर्नियरेबिलिटी अगर मौजूद होती है, वीकनेस मौजूद होती है, तो उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी जो है वो अटैक करें तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई गोल होता है। ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं, जो कि टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। आगे चल के हम अपनी स्लाइड्स पे इसको देखेंगे। अच्छा, अब वो कहते हैं जी, a motive originates out of the notion that the target system store or process something valuable, and this leads to the threat of an attack on the system. Attacker try various tools and attack techniques to exploit the vulnerabilities in the computer system or its security policies and control in order to fulfill their motive. तो hackers क्या करते हैं, वो कोई वर्नियरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं या आपकी वो सिक्योरिटी पॉलिसीज को वायलेट करके वो सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो वहां पर जो ये चीजें वो कर रहे हैं, सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई मोटिव होगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर में कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल पड़ी हुई है, कोई उसको, कोई हैकर उसको चुराना चाहता है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि उसने जो है वो आपका डेटा डंप करना है वहां से। आपके मोबाइल में जो है वो कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी को दिखा नहीं सकते। अब मैं हैकर हूँ, मुझे पता लग जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल हैक करता हूँ, और मोबाइल हैक करने के लिए तो मैं उन तस्वीरों को मैं निकालना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक मोटिव आ गया कि मुझे जो है वो कोई चीज़ आपसे लेनी है या आपसे जो है वो कोई चीज़ चुरानी है, तो उसके लिए मेरे पास एक मोटिव आ गया। ठीक है, तभी मैं अटैक करूंगा ना, अदरवाइज मैं अटैक नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम पीछे हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या मोटिव कौन कौन से हो सकते हैं सिक्योरिटी अटैक के पीछे। सबसे पहले ये है कि हम किसी की बिजनेस कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस चल रहा है, एक वेबसाइट चल रही है, वो बहुत अच्छा कमा रही है, हम चाहते हैं कि हम उसके बिजनेस को डिस्टर्ब करें, तो हम उसकी बिजनेस कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। डॉज अटैक और बहुत सारे अटैक हैं, उनको हम परफॉर्म करते हैं। एक तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया। दूसरा ये स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, हम किसी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं या किसी इन्फॉर्मेशन को हम स्टील करना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग फेयर एंड chaos बाय डिस्टर्बिंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अभी बताया था भाई ने कि आप क्या कर सकते हैं, खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं। ठीक है, डर फैलाना चाहते हैं, जैसे कि अभी फैला भी था। आप देख सकते हैं जंग का जो खतरा था हमारे पास, जो अभी वार फेयर था, उसके अंदर क्या हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर हमारे वहाँ पे chaos था, फेयर था, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो परेशान थे, और ये हमारे पास सीज फायर हुआ। चलो, अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमारे पास जो होती है कॉजिंग द फाइनेंशियल लॉस टू द टारगेट, हम किसी को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स को करते हैं। फिर प्रोपोगेटिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बिलीफ है, इसके लिए भी हम करते हैं। अभी आप अगर आप ट्विटर पे चले जाएं तो यहाँ वहाँ पे तो भरमार लगी हुई है रिलीजियस और पॉलिटिकल एजेंडाज की, जो कि प्रोपोगेट हो रही हैं। फिर हमारे पास अचीविंग स्टेट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, हम मिलिट्री के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए भी जो है वो अटैक्स परफॉर्म करते हैं। डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द टारगेट, हम किसी की रेपुटेशन को जो है वो डैमेज करने के लिए साइबर के अटैक्स करते हैं, किसी से रिवेंज लेने के लिए। अब आप अगर रिवेंज की बात करेंगे ना, सबसे पहले
क्या होता है कि लड़की आ जाती है कि मुझे ये रियलिटी है कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड का मोबाइल हैक करना है, वाइफ आ जाती हैं हमें अपने हस्बैंड का मोबाइल हैक करना है। तो ये सब चीज़ें रिवेंज के अंदर या स्पाइंग के अंदर आपकी जो रियलिटी है रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट करती है। आपका किसी ने जो है ना वो आपने किसी को पैसे दिए, उसने आपका जो है वो पैसे वापस नहीं करा, तो आप कहते हैं उसका अकाउंट हैक करवा दो, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, रैंसम की डिमांड कर सकते हैं। रैंसम की डिमांड जो है वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप कैसे जो है लोगों से पैसे निकलवाते हैं धमकियां देकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास साइबर अटैक्स के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ जाता है टैटिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में आ जाता है। TTPS क्या होता है? अच्छा, टैटिक्स टेक्निक्स और प्रोसीजर क्या होते हैं, इनको हम फॉलो करते हैं किसी भी अटैक को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं जी अटैकर जब कोई अटैक करते हैं ना, तो वो बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स का यूज करते हैं किसी वर्नियरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, जो कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में हो सकती है या वो किसी पॉलिसीज को या कंट्रोल्स को वायलेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी द टर्म टैटिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ activities and methodologies or methods associated with the specific threat actors or groups of the threat actors। अब हमारे पास क्या होता है, टैटिक्स टेक्निक्स और प्रोसीजर वो गाइडलाइंस होती हैं, वो आपके पास आप ये कह रहे हैं टूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप एक अटैक को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपका मोबाइल हैक करना है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैंने किसी वेबसाइट को हैक करना है तो उसके लिए मैं कौन से टूल्स को चूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मोबाइल हैकिंग के टूल्स या वेबसाइट हैकिंग के टूल्स एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। उनकी उनके प्रोसीजर्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है, और उसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट होंगी। तो टैक्टिक्स क्या होती हैं, कहते हैं जी टैक्टिक्स इज डिफाइंड एज स्ट्रेटजीज अडॉप्ट बाय एन अटैकर टू परफॉर्म द अटैक फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक जो स्ट्रेटजी को अपनाता है एक हैकर एक अटैक को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं टैक्टिक्स। टेक्निक्स क्या होती हैं, जो टूल्स और मेथोडोलॉजीज हम यूज करते हैं उस अटैक को लॉन्च करने के लिए शुरू से आखिर तक, ठीक है। और ड्यूरिंग द अटैक वो हम उसके अंदर वो हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं। प्रोसीजर्स क्या होती हैं, जो हम लोग जो है वो सिस्टमेटिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं एक अटैक को लॉन्च करने के लिए, ये हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं। और इसके लिए पूरा हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम कहते हैं माइटर अटैक फ्रेमवर्क, ठीक है। मैं आपको उसको दिखाता हूँ। अच्छा, ये अटैक फ्रेमवर्क क्या होता है, ये अटैक फ्रेमवर्क जो है वो हैकर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, वो हैकर्स कैसे परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज को, ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा टैक्टिक्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं और डिफेंस भी है, ठीक है। CTIs भी हैं, ग्रुप्स हैं, ये वो ग्रुप्स आ जाते हैं वहाँ यहाँ पर जो कि हैकिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अगर आप नीचे आ जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं। रिकॉनेसेंस होती है, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास रिसोर्स डेवलपमेंट है, टूल्स कौन कौन से चूज कर सकते हैं, इनिशियल एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसके जरिए हम टेक्निक एंड प्रोसीजर्स को फॉलो अप करते हैं कि कैसे एक हैकर जो है वो एक टैक्टिक्स टेक्निक्स को फॉलो करता है। अगर मैं यहाँ पर टैक्टिक्स में आ जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एंटरप्राइज लेवल के हैं, मोबाइल की हैं और ICS स्काडा की हैं। CTIs में चला जाता हूँ, ग्रुप्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर वो हैकर्स के तमाम ग्रुप्स आ जाएंगे टॉप लेवल के, जो कि साइबर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वो जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम कहते हैं APT ग्रुप्स, एडवांस परसिस्टेंस ग्रुप्स कहते हैं। और ये वो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे ग्रुप्स के नाम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सर्च करता हूँ Ctrl+F पर पाकिस्तान, तो यहाँ पे आप देखें कि एक ग्रुप है ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान में भी इसकी एक्टिविटीज है, ठीक है। ये साउथ एशियन साइबर एस्पोंगेज ग्रुप है, जो कि एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है, ठीक है। कहाँ कब से ऑपरेट कर रहा है, 2013 से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक और ग्रुप है, ये पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी एक्टिविटीज हैं। फिर आ जाते हैं, ये एक ग्रुप है जो कि अपनी अटैक्स को लॉन्च करता है पाकिस्तान में, इसका कहाँ पे एक्टिविटीज है। तो इस तरह से आप जो है ना वो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हम अपने कोर्स के अंदर आगे चल के डिटेल के अंदर देखेंगे कैसे हम जो है वो इसको यूज कर सकते हैं और कैसे हम एक अटैकर की या एक हैकिंग ग्रुप की टैक्टिक्स टेक्निक्स और प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअल में हमारा जो मकसद होता है, अगर हम डिफेंस स्ट्रेटजीज में देखें, तो टैक्टिक्स टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को हम फॉलो करते हुए हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो अटैक हुआ है वो किस ग्रुप ने किया है।
ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, बल्कि जी आई जी। वुड लाइक कि आप बाकी सबकी भी इस चीज पे रोशनी डाल दें। सो विच पीपल शुड, कौन से लोग हैं जिनको ये ट्रेनिंग बेसिकली लेनी चाहिए? मतलब अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, जो टूल्स या जो टेक्निक्स हम सीखते हैं, ठीक है, सो जी। ऑब्वियसली अगर हम किसी स्पेसिफिक जॉब साइट की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या किन के लिए ये जो है ना वो बेनिफिशियल हो सकती है? अच्छा, ये जो ट्रेनिंग है ना, अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, ठीक है, अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आप साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों डोमेन में जाना चाहते हैं, या आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डोमेन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है कोर्स। ठीक है, मतलब मैं अगर आपको कहूँ ना कि आपका साइबर सिक्योरिटी की किसी भी डोमेन में जाना चाहते हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट कोर्स है आपके लिए एथिकल हैकिंग का। इसके बाद बाकी सारे कोर्सेज आते हैं, लेकिन जो सबसे टॉप लेवल का मोस्ट एडवांस कोर्स है वो है हमारे पास CES सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। ये इसके अंदर जो 20 मॉड्यूल है ना, ये आपकी बहुत सारी डोमेन्स को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अब आप इसमें स्पेसिफिक जा सकते हैं। इसके अंदर आपके पास साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे रोल्स आ जाते हैं, वो आपको इंटरनेट पे अगर आप साइबर सिक्योरिटी रोल्स लिखेंगे ना, या आप ChatGPT पे भी सर्च कर दीजिए कि साइबर सिक्योरिटी के जॉब रोल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कि काफ़ी सारे रोल्स हैं इसके अंदर। तो अगर आप अपनी फील्ड को स्विच करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप IT सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो आप अपनी फील्ड को स्विच करके इसके अंदर आ सकते हैं। अभी आपने देखा है कि पूरी दुनिया में जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी का कितना बड़ा जो है वो डिमांड है। ठीक है, क्योंकि हमारे वारफेयर में हर जगह पे साइबर सिक्योरिटी यूज हो रही है। आपने अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना हो, आपने अपने मोबाइल को सिक्योर करना हो, किसी भी चीज़ को सिक्योर करना हो, तो साइबर सिक्योरिटी की वहाँ पे नीड होती है। आपने अपने बैंकिंग सेक्टर को सिक्योर करना हो, तो वहाँ पे भी आपको साइबर सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, पेन टेस्टिंग इससे अलग है ना? नहीं, अच्छा, एथिकल हैकिंग के अंदर ही ना हम पेन टेस्टिंग को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें जो है वो एथिकल हैकिंग के अंदर होती हैं, वही चीज़ें हम, वही टूल्स, वही टेक्निक्स हम पेन टेस्टिंग के अंदर भी करते हैं। पेन टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। अब पेन टेस्टिंग और मैं एथिकल हैकिंग का फ़र्क बता दूँ, एथिकल हैकिंग के अंदर आप रिपोर्ट नहीं बनाते, डॉक्यूमेंट नहीं करते चीज़ों को। पेन टेस्टिंग के अंदर आप क्या करते हैं, हर एस्पेक्ट से जो है वो चीज़ों को टेस्ट करते हैं, और उसके अंदर जो है वो वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास लिमिटेशन होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। जो स्कोप आपके पास आपको दिया गया होगा, उसी स्कोप पे रहकर आपको जो है वर्क करना होता है। ठीक है। आप सिस्टम के बारे में बता रहे थे कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप कुछ ज़्यादा एंड बताऊंगा। अच्छा जी, अच्छा, सिस्टम के अंदर ना हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो कि होता है काली रीडिंग्स का। ठीक है, और इसके अंदर जो मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास सिस्टम है, वो कौन सा होना चाहिए, तो उसके अंदर आपके पास कोर i7 का 6+ जनरेशन होनी चाहिए। अब वो 7 हो, 8 हो, 9 हो। उसके अंदर आपको 500 GB की स्पेस चाहिए, जो कि हार्ड ड्राइव की डेडिकेटेड स्पेस हो। और उसके बाद आपके पास मिनिमम 8 GB की, और मैक्सिमम आपके पास जो है वो 16 GB की रैम होनी चाहिए। ठीक है, और आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, और आपके पास एक अच्छा इंटरनेट हो। तो बाकी सारी चीज़ें हम आगे आगे जाके जो है वो लैब क्रिएशन में देख लेंगे, लेकिन जो मोटी मोटी सी जो रिक्वायरमेंट है, जो कि आपके पास एक सेकंड, ये मुझे चैट ऐप में एक क्वेश्चन आया है। अच्छा, मार्केट लेवल के ऊपर अच्छा, जो भी जॉब्स होती है ना इस लेवल की, वो मार्केट लेवल के ऊपर ही होती है। ठीक है इस्माइल, तो सारी चीजें आप इसके में मार्केट लेवल पे ही कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा कोर्स है। अगर आप यहाँ पर लिंक्डइन पे जाए ना, लिंक्डइन पे जाकर अगर आप जॉब की मार्केट को देखें, तो शायद ही कोई 100 में से 1%, एक जॉब ऐसी होगी साइबर सिक्योरिटी की जहाँ पे CES के कोर्स को मेंशन ना किया। आप लिंक्डइन पे जाइए, आज ही रिसर्च कीजिए, लिंक्डइन पे जाके देखिए साइबर सिक्योरिटी की, या एथिकल हैकिंग की, या नेटवर्क सिक्योरिटी की, या सॉक एनालिस्ट की जो जॉब्स हैं, उनके अंदर वो मेंशन करते हैं कि 100% आपने CEH किया हो। ठीक है,